नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड में महिलाओं को हेमंत सरकार का तोहफा, होली से पहले खाते में आएगी मैया सम्मान योजना की राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगली किस्त की राशि होली से पहले महिला लाभुकों के खाते में हस्तांतरित होगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा बताया कि लाभुकों के नामों का सत्यापन हो रहा है। जिन महिलाओं को अब तक योजना का लाभ मिल रहा है, उनमें से कुछ वास्तव में पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करती। ऐसे मामलों की पहचान कर अपात्र नामों को सूची से हटाया जाएगा तथा उनकी जगह पात्र महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। जिन लाभुकों को 17वीं और 18वीं किस्त का भुगतान अभी तक नहीं मिला है, उनके खाते में दोनों किस्तों की राशि एक मुश्त यानी 5,000 रुपये हस्तांतरित की जाएगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें कुल 6,450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन, साइकिल वितरण, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, कंबल एवं वस्त्र वितरण, मुख्यमंत्री किशोरी कल्याणार्थ जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। 6,000 रिश्वत लेते रोजगार सेवक गिरफ्तार, पलामू के छतरपुर में एसीबी की कार्रवाई। रिश्वत लेने के आरोप में पलामू प्रमंडलीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक रोजगार सेवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रोजगार सेवक सुनील कुमार पलामू के छतरपुर प्रखंड के सिलदाग में तैनात है। एसीबी ने गिरफ्तार कर रोजगार सेवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले में आगे की छानबीन कर रही है। दरअसल पलामू के छतरपुर में 2 महिला दीदी बाड़ी योजना के तहत कार्य करना चाहती थीं। रोजगार सेवक दोनों महिलाओं से योजना स्वीकृत करने के एवज में 6,000 रुपये रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद मामले में पीड़ितों द्वारा पलामू प्रमंडलीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से शिकायत की गई। एसीबी ने पूरे मामले में शुक्रवार को ट्रैप लगाते हुए रोजगार सेवक सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कार्रवाई की जानकारी एसीबी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। शिकायत के बाद एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन किया। सत्यापन के बाद ट्रैप लगाते हुए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल दोनों महिलाओं के नाम पर विशेष ग्राम सभा में दीदी बाड़ी योजना स्वीकृत हुई थी। रोजगार सेवक प्रशासनिक स्वीकृत दिलवाने के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था। पिछले 15 दिनों के अंदर एसीबी ने पलामू के इलाके से रिश्वत लेने के आरोप में दूसरी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम लगातार पलामू, गढ़वा और लातेहार में रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। झारखंड नगर निगम चुनाव 21 फरवरी की शाम समाप्त हो जाएगा चुनाव प्रचार। रविवार को मतदान कर्मियों को किया जाएगा डिस्पैच। झारखंड में नगर निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण में है। मतदान 23 फरवरी को होगा, जिसके लिए 22 फरवरी रविवार को सभी नगर निकायों में मतदान कर्मियों को चुनावी सामग्री के साथ डिस्पैच किया जाएगा। चुनाव प्रचार 21 फरवरी की शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी केवल घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध सकेंगे। लाउडस्पीकर और भोंपू से होने वाले शोर शराबे से लोगों को राहत मिलेगी। मतदान कर्मियों की डिस्पैच की तैयारियों के मद्देनजर सामग्री कोषांग में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अंतिम चरण में है। रांची नगर निगम क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक संदीप कुमार दोराईबुरु ने सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की उपलब्धता, पैकेजिंग, लेबलिंग, सीलिंग और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था का जायजा लिया। प्रेक्षक ने मतदान दलों को उपलब्ध कराए जाने वाले किट की तैयारी, स्टेशनरी सामग्री की समुचित पैकिंग तथा प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए सामग्री का सुव्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि डिस्पैच के दिन किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए चेकलिस्ट आधारित सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। संदीप कुमार दोराईबुरु ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रत्येक स्तर पर सतर्कता, समन्वय और समयबद्ध कार्यवाही आवश्यक है। इस अवसर पर वरीय पदाधिकारी कार्मिक कोषांग, सह उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। अधिकारियों ने सामान्य प्रेक्षक को सामग्री संधारण, अभिलेखीकरण, सुरक्षा प्रबंध तथा मतदान दलों को सामग्री वितरण की चरणबद्ध प्रक्रिया से अवगत कराया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि मतदान तिथि से पूर्व सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएंगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। इधर मतदान कर्मियों को डिस्पैच सेंटर से संबंधित मतदान केंद्रों पर चुनाव सामग्री के साथ भेजने के लिए सभी जिलों में परिवहन कार्यालय द्वारा वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परिवहन कार्यालय द्वारा अधिक से अधिक संख्या में वाहनों को निर्धारित जगहों पर लाकर रखा गया है। बताते चलें कि 22 तारीख को मतदान कर्मियों को चुनाव संबंधित किट और अन्य खाद्य सामग्री देकर इन वाहनों के जरिए डिस्पैच केंद्र से विदा किया जाएगा। बिहार से पलामू में घुसा जंगली हाथी, वन विभाग में जारी किया अलर्ट।
पलामू जिला में हुसैनाबाद के इलाके में बिहार से एक जंगली हाथी घुस आया है। बिहार के नवीनगर के इलाके से जंगली हाथी पलामू के हुसैनाबाद के इकौनी गांव के रास्ते से घुसा है। इस दौरान हाथी ने कई झुग्गी झोपड़ी और ईंट भट्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया है। जंगली हाथी के यहां घुसने के बाद पलामू वन विभाग की टीम ने हाई अलर्ट जारी किया है। हुसैनाबाद इलाके में मोहम्मदगंज, छतरपुर और पाटन के इलाके के वनकर्मी एवं होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। सभी हाथी के रूट पर निगरानी रख रहे हैं और उसे सुरक्षित इलाके में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। पलामू डीएफओ सत्यम कुमार ने बताया कि जंगली हाथी के आने को लेकर इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है और ग्रामीणों से सावधान रहने की अपील की गई है। ग्रामीणों को रात में खास ध्यान रखने को कहा गया कि वो घर से बाहर निकलने के बाद सावधान रहें। डीएफओ ने बताया कि वनकर्मी और होमगार्ड के जवानों को इलाके में तैनात किया गया है। वो खुद इलाके में रवाना हो गए हैं। दरअसल प्रत्येक 2 से 3 वर्ष में जंगली हाथी बिहार के इलाके से हुसैनाबाद में दाखिल होते हैं। ये हाथी हुसैनाबाद से हैदरनगर, मोहम्मदगंज होते हुए गढ़वा के इलाके में दाखिल होते हैं। साल 2022-23 में भी जंगली हाथी का एक छोटा झुंड इस इलाके से गुजरा था और गढ़वा के इलाके में दाखिल हुआ था। एक लंबे अरसे के बाद फिर से हाथी इसी रूट पर दाखिल हुआ है। हाथी के घुसने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में दहशत है। आशंका जताई जा रही है कि हाथी शहरी इलाकों में भी दाखिल हो सकता है। रांची में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। निकाय चुनाव से पहले उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। निकाय चुनाव से पहले उत्पाद विभाग ने रांची में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने रांची के मांडर में चल रही एक अवैध मिनी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और बॉटलिंग में उपयोग होने वाली सामग्री बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार रांची के मांडर में बड़े पैमाने पर अवैध शराब के निर्माण की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मामले को लेकर पूरी जानकारी जुटाई गई। जानकारी मिलने के बाद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच उत्पाद विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री को देखकर सभी हैरान रह गए। हालांकि अवैध शराब बनाने वाले सभी लोग मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अवैध मिनी शराब फैक्ट्री से भारी मात्रा में विभिन्न महंगे ब्रांड के बोतल, कॉर्क, रैपर सहित बॉटलिंग के कई सामान और शराब बनाने वाली सामग्री बरामद की गई है। मिनी शराब फैक्ट्री में अवैध शराब के कारोबारी बड़े ही सुनियोजित तरीके से हर तरह के महंगे ब्रांड की नकली शराब बना रहे थे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने पूरा बॉटलिंग प्लांट ही तैयार कर रखा था। स्पिरिट से शराब तैयार कर उन्हें महंगे ब्रांड के बोतलों में भरकर अवैध शराब बनाई जा रही थी। शराब माफिया के अड्डे से कई महंगे ब्रांड की नकली शराब बरामद की गई है। वित्त मंत्री ने पेश किया 6,450 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट। ग्रामीण सड़कों से सामाजिक सुरक्षा तक फोकस। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6,450 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। सदन में ये बजट राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रस्तुत किया। इस अनुपूरक बजट में सरकार ने ग्रामीण आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक जरूरतों को प्राथमिकता दी है। सबसे बड़ा प्रावधान ग्रामीण कार्य विभाग के लिए किया गया है। विभाग को 1,717 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे ग्रामीण सड़कों, पुल पुलियों और अन्य बुनियादी ढांचागत कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 779 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं को मजबूती देगा। वहीं पंचायती राज विभाग को 657 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग को 594 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अनुपूरक बजट आमतौर पर तब लाया जाता है जब चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मूल बजट में किए गए प्रावधान अपर्याप्त साबित होते हैं या नई योजनाएं, अप्रत्याशित खर्च और विभागीय आवश्यकताएं सामने आती हैं। ऐसे में सरकार अतिरिक्त राशि की विधायी मंजूरी लेने के लिए अनुपूरक बजट पेश करती है। अब सत्र के दौरान अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव और वाद विवाद होंगे। आवश्यकता पड़ने पर मतदान के जरिए सरकार इन मदों के लिए राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि वे 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का पूर्ण बजट पेश करेंगे। जेपीएससी मामले पर हाईकोर्ट की बड़ी राहत। उम्र सीमा विवाद में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुमति। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 यानी 14वीं जेपीएससी में उम्र सीमा को लेकर चल रहे विवाद पर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए।
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई। याचिका दायर करने वाले करीब 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा तय की गई अधिकतम उम्र सीमा को चुनौती दी थी। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत 14वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना की कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2026 निर्धारित की है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि आयोग द्वारा परीक्षाएं नियमित रूप से नहीं कराए जा रहे हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार बिना परीक्षा दिए ही उम्र सीमा पार कर चुके हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि अगर जेपीएससी समय पर परीक्षाएं कराता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, इसलिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए, जिससे कि परीक्षा में देरी का नुकसान अभ्यर्थियों को न झेलना पड़े। हाईकोर्ट ने इस तर्क को गंभीर मानते हुए फिलहाल याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है। इससे उन उम्मीदवारों को मौका मिलेगा जो उम्र सीमा विवाद के कारण अब तक आवेदन नहीं कर पा रहे थे। बता दें कि जेपीएससी परीक्षा में कट ऑफ उम्र सीमा को लेकर विवाद सिर्फ अदालत तक ही सीमित नहीं रहा है, ये मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी, खासकर प्रदीप यादव, आवाज उठाई है। विधायकों ने सरकार से आग्रह किया था कि कट ऑफ उम्र सीमा पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने भी भरोसा दिलाया था कि इसको लेकर सरकार गंभीर है। रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी में छात्रों का हंगामा, पेयजल और वाईफाई सुविधा को लेकर विवाद। राजधानी स्थित झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित साझा केंद्रीय पुस्तकालय में उस समय माहौल गर्मा गया जब विद्यार्थियों और पुस्तकालय प्रबंधन के बीच तीखी बहस हो गई। पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से नाराज छात्रों ने पुस्तकालय परिसर के बाहर विरोध जताया, जिसके बाद कुछ देर तक परिसर में हंगामे की स्थिति बनी रही। हंगामा कर रहे छात्रों का आरोप है कि पुस्तकालय में मूलभूत सुविधाओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि हाल ही में मासिक शुल्क 250 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया, लेकिन इसके अनुपात में सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। छात्रों के अनुसार न तो नियमित पेयजल की व्यवस्था है और न ही वाईफाई कनेक्टिविटी सही तरीके से काम कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का कहना है कि इंटरनेट सुविधा पढ़ाई के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन बार-बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। आक्रोशित छात्रों ने सरकारी व्यवस्थाओं को कोसते हुए कहा कि जब फीस में बढ़ोतरी की जाती है तो सुविधाएं भी उसी स्तर की मिलनी चाहिए। छात्रों का आरोप है कि गर्मी और भीड़ के बीच पीने के पानी का पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना गंभीर लापरवाही है। कुछ छात्रों ने ये भी कहा कि पुस्तकालय के केयरटेकर, लाइब्रेरियन और अन्य कर्मचारियों का व्यवहार सहयोगात्मक नहीं है। शिकायत करने पर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, जिससे छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है। इस पूरे मामले पर पुस्तकालय प्रबंधन ने छात्रों के आरोपों को निराधार बताया है। प्रबंधन का कहना है कि पेयजल की समस्या अस्थायी थी, जिसे तुरंत दूर कर दिया गया। वाईफाई कनेक्टिविटी में तकनीकी कारणों से थोड़ी देर के लिए बाधा आई थी, लेकिन उसे भी ठीक कर लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि कुछ छात्र छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक हंगामा करते हैं, जिससे पढ़ाई कर रहे अन्य विद्यार्थियों को परेशानी होती है। प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि पुस्तकालय में सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फीस में बढ़ोतरी, रखरखाव और अन्य आवश्यक खर्चों को ध्यान में रखकर की गई है। कोडरमा घाटी में इथेनॉल टैंकर पलटा, रांची पटना मुख्य मार्ग पर परिचालन बाधित, वाहनों की लगी लंबी कतारें, टैंकर चालक फरार। कोडरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग NH 20 पर स्थित कोडरमा घाटी में शुक्रवार को इथेनॉल से लदा एक टैंकर पलट गया। इस घटना से सड़क पर परिचालन बाधित हो गया। टैंकर में इथेनॉल होने के कारण उसका रिसाव शुरू हो गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना का खतरा उत्पन्न हो गया। सूचना मिलते ही कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घाटी के दोनों ओर वाहनों का परिचालन रोक दिया। कोडरमा पुलिस ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। दमकल कर्मियों ने पानी का छिड़काव कर टैंकर से हो रहे रिसाव को काफी हद तक नियंत्रित किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोडरमा घाटी के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मालवाहक वाहनों के साथ साथ कई यात्री बसें और निजी वाहन भी जाम में फंस गए। शादी विवाह के सीजन के कारण झारखंड से बिहार जाने वाली कई बारात की गाड़ियां भी घंटों जाम में फंसी रहीं। कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान ने बताया कि टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ इथेनॉल लदा होने के कारण यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहनों का परिचालन रोका गया था। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन एहतियाती कदम अभी भी बरते जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि टैंकर चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। टैंकर को जल्द से जल्द हटाकर आवागमन को पूरी तरह से बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।
योगेंद्र साव और निर्मला देवी की हिरासत पर विधायक जयराम महतो ने उठाए सवाल। हजारीबाग के बड़कागांव में एनटीपीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध कर रहे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को हिरासत में लिए जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज है। इसका असर विधानसभा सत्र में भी देखने को मिला। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने योगेंद्र निर्मला का साथ दिया है और जिला प्रशासन पर सवाल उठाए। वहीं बड़कागांव के भाजपा विधायक रोशनलाल चौधरी ने दोनों कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को प्रशासन के साथ मिलकर की गई झूठी गिरफ्तारी करार दिया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष और विधायक जयराम महतो ने योगेंद्र साव और निर्मला देवी को हिरासत में लेने की घटना पर संवेदना जताते हुए कहा कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम बदला है, लेकिन कंपनियों का शोषण आज भी जारी है। जब पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी किस हाल में होंगे, ये समझा जा सकता है। जेएलकेएम के अध्यक्ष और विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्य भर में जमीन बचाने की लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां लोग अपनी जमीन नहीं दे रहे हैं वहां वहां लोग इसी तरह पुलिस या जुल्म के शिकार हो रहे हैं। विधायक जयराम महतो ने कहा कि जिला प्रशासन के काम को हास्यास्पद कहा जाए या चिंता की बात, जिला प्रशासन ने अलग अलग जिलों से लोगों को बुलाकर जन सुनवाई की थी और उस समय भी बड़कागांव के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था। जिला प्रशासन आखिर एक कंपनी को इतने सहयोग क्यों कर रहा है, इसका जवाब देना चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि सरकार के मुखिया को जमीन अधिग्रहण और विस्थापन को लेकर समस्याओं का हल निकालना चाहिए। बड़कागांव के भाजपा विधायक रोशनलाल चौधरी ने योगेंद्र साव और निर्मला देवी की गिरफ्तारी को राजनीतिक ड्रामा करार देते हुए कहा कि इन लोगों ने आंदोलन को बेच दिया। विधायक रोशनलाल चौधरी ने कहा कि जब जरूरत होती है तब ये लोग राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने दिल्ली चले जाते हैं और अब यहाँ राजनीति करते हैं। धनबाद में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, अवैध चुलाई भट्टियां ध्वस्त, 1000 किलो जावा महुआ नष्ट। उत्पाद विभाग ने नगर निकाय चुनाव और आगामी होली को देखते हुए धनबाद में अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार तड़के बलियापुर थाना क्षेत्र के परघा बस्ती, बांधटाण और कुसमाटाण इलाके में व्यापक छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध चुलाई शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। टीम ने मौके पर ही करीब 1000 किलोग्राम जावा महुआ भी नष्ट किया। करीब 200 लीटर अवैध चुलाई शराब भी बरामद की गई। विभाग ने जब्त सामग्री को विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में उत्पाद निरीक्षक जॉय हेम्ब्रम ने बताया कि बीते 1 महीने से अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त इलाके में दोबारा अवैध शराब की भट्टियां संचालित की जा रही हैं। सूचना के आधार पर दल बल के साथ छापेमारी की गई। हालांकि संचालक और अन्य पहुंचने से पहले ही भागने में सफल रहे। संबंधित संचालकों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी जब्त सामग्री की सूची तैयार कर वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। जॉय हेम्ब्रम ने बताया कि इससे पहले भी जोगन कोचा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 400 लीटर महुआ शराब जब्त की थी और लगभग 1000 किलोग्राम जावा महुआ नष्ट किया था। उस मामले में भी संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इंडसइंड बैंक के मैनेजर ने अपने ग्राहक को ठगा। इंडसइंड बैंक गुमला के पूर्व मैनेजर अजमत नासित द्वारा शिव चिक बड़ाइक नाम के ग्राहक को ठगने का मामला प्रकाश में आया है। शिव चिक बड़ाइक ने मोटरसाइकिल के लिए बैंक से कर्ज लिया था। कर्ज को समाप्त करने के लिए एक मुश्त 15,950 रुपये जमा किया। मैनेजर ने पैसा लेकर उसे प्राप्ति रसीद दे दिया, लेकिन पैसा जमा नहीं किया। तत्कालीन मैनेजर के तबादले के बाद नए मैनेजर ने कर्ज वसूली की कोशिश की। शिव चिक बड़ाइक द्वारा पैसा चुकाए जाने का दावा किया गया, लेकिन बैंक ने उसके दावे को अस्वीकार करते हुए मामले को आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया। कर्ज के मुद्दे पर उभरे इस विवाद का आर्बिट्रेशन चेन्नई में हुआ। आर्बिट्रेशन में उसे बैंक को 21,499 रुपये पर 21 अप्रैल 2025 से 12% सूद के साथ देने का आदेश दिया गया। शिव चिक बड़ाइक ने मुंबई स्थित बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को पत्र लिखा था। इसमें बैंक के तत्कालीन मैनेजर द्वारा दिए गए प्राप्ति रसीद भी संलग्न किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भेजे गए पत्र में कहा गया कि उसने मोटरसाइकिल के लिए बैंक से 31 दिसंबर 2019 55,290 रुपये कर्ज लिया था। 20 फरवरी 2021 को अंतिम किश्त 15,950 रुपये बैंक मैनेजर अजमत नासिद के पास जमा किया। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती 2024 सीईई के लिए आवेदन शुरू, 1 अप्रैल तक करें अप्लाई। भारतीय सेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई की भर्ती शुरू कर दी गई है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 2 अप्रैल 2024 तक शुल्क जमा करने का अवसर मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा सीईई का आयोजन 1 जून से 16 जून 2024 के बीच किया जाएगा।
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विस्तृत अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन शुरू 13 फरवरी 2024। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2024। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024। परीक्षा तिथि 1 से 16 जून 2024। अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना ने युवाओं से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए सभी दस्तावेज सही ढंग से अपलोड करें। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी और पात्रता मानदंड आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। धनबाद में रुई फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान, एक मजदूर झुलसा। धनबाद शहर के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिमराटांड में शुक्रवार की सुबह एक रुई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते उसने पूरे फैक्ट्री परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। इस अगलगी में एक मजदूर आंशिक रूप से झुलस गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सूचना मिलते ही बरवा अड्डा पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर दमकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वो फैक्ट्री परिसर के साथ साथ आसपास की झाड़ियों तक फैल गई थी। फैक्ट्री के आसपास पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थानीय लोग और फैक्ट्री प्रबंधन शुरुआती स्तर पर आग पर काबू पाने में असफल रहे। हालांकि अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना के संबंध में फैक्ट्री संचालक तारिक अनवर ने बताया कि यहां कपड़ों से रुई तैयार करने का काम किया जाता था। शुक्रवार सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में रुई बनाने वाली मशीन, तैयार माल और एक मोबाइल फोन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। उन्होंने इस घटना में लगभग 4 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान जताया है। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चल पाएगा। झारखंड में सड़क हादसों को रोकने के लिए एक्शन प्लान, लाइट से लेकर हेलमेट तक की होगी जांच। झारखंड में हर साल सड़क हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। सड़कों की हालत बेहतर होने के बावजूद जानलेवा रोड एक्सीडेंट्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया गया है। ये एक्शन प्लान परिवहन विभाग ने तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया गया है। ये एक्शन प्लान झारखंड परिवहन सचिव ने तैयार करके सभी जिलों के डीसी और एसपी को भेजा है, जिससे सड़क हादसों को असरदार तरीके से कंट्रोल करने और पैदल चलने वालों की सुरक्षा पक्का करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। एक्शन प्लान के बारे में झारखंड पुलिस के सड़क सुरक्षा परिवहन के डीआईजी धनंजय कुमार सिंह ने भी झारखंड के सभी जिलों के वरीय पुलिस अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्हें निर्देश का पालन पक्का करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि झारखंड में यह एक्शन प्लान डॉक्टर एस राजशेखर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, एक्सप्रेसवे और दूसरे हाई स्पीड कॉरिडोर में 2 व्हीलर को घुसने से रोकने वाले नियम को सख्ती से लागू किया जाना जाए। जहां 2 पहिया वाहन प्रतिबंधित है, वहां एक्सीडेंट का खतरा कम करने के लिए उन्हें प्रवेश करने से रोकने के सभी तरीके अपनाए जाएं। झारखंड में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां गाड़ी के फिटनेस से जुड़ी दिक्कतों की वजह से सड़क हादसे हुए हैं, जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ है। इसलिए गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेशन के दौरान सभी जांच बिंदुओं का सख्ती से पालन किया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेशन के दौरान किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए। एक्शन प्लान में परिवहन और ट्रैफिक विभाग को सफेद एलईडी चमकती लाइट, नीली लाइट और अनाधिकृत हूटर वाली गाड़ियों पर सख्ती से कंट्रोल करने का निर्देश दिया गया है। बिना इजाजत वाली नीली और चमकती लाइट और अवैध हूटर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, उनकी जब्ती की जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
प्रवासी श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन और मुआवजे का मामला, जयराम महतो के सवाल पर मंत्री का जवाब, राशि बढ़ाने के लिए सीएम से होगी बात। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा सुर्खियों में रहा। डुमरी से जेएलके-एम विधायक जयराम कुमार महतो ने सरकार से पूछा कि राज्य में करीब 16 लाख प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन सिर्फ 1,91,000 मजदूरों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। साथ ही दूसरे राज्यों में असमय निधन होने पर मुआवजे के तौर पर सिर्फ 50,000 रुपए दिए जाते हैं, जो नाकाफी है। इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। जवाब में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि श्रमाधान पोर्टल पर दिनांक 16 फरवरी तक 2,19,169 प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। शेष मजदूरों की जहां तक बात है तो इसके लिए प्रचार प्रसार के उपाय किए जा रहे हैं ताकि प्रवासी श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसको और भी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में श्रमिकों का सामान्य या दुर्घटना में मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को पैतृक निवास तक लाने के लिए मुख्यमंत्री झारखंड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पार्थिव शरीर को लाने के लिए विभाग के स्तर पर हर संभव कार्रवाई की जाती है। जहां तक मुआवजा राशि बढ़ाने की बात है तो इसको लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। मंत्री ने माना कि मुआवजा राशि बढ़ाने की जरूरत है। विधायक जय कुमार महतो ने जानना चाहा कि क्या सरकार झारखंड प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन करना चाहती है। जवाब में मंत्री ने कहा कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डोरंडा में श्रम विभाग के नियंत्रण में राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष संचालित है। नियंत्रण कक्ष में आने वाली सूचनाओं के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संपर्क स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों को हर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में झारखंड सरकार ने श्रमिकों को वापस लाने के लिए बस और रेल के साथ साथ हवाई जहाज तक की सुविधा मुहैया कराई थी। झारखंड में बनेगी अंगदान नीति, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल की आलीन शेरन से प्रेरित होकर की घोषणा। केरल की नन्ही बिटिया आलीन शेरन के द्वारा अंगदान किए जाने से प्रेरित होकर झारखंड सरकार अंगदान नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान सदन में की। उन्होंने कहा कि अपनी संतान को खो देना किसी भी माता पिता के लिए सबसे असहनीय क्षण होता है। ऐसे समय में जब हृदय शोक से भरा हो, अपने जिगर के टुकड़े के अंग दान करने का निर्णय शेरन एन जॉन और अरुण अब्राहम के लिए साधारण नहीं, बल्कि अद्भुत साहस, त्याग और करुणा का उदाहरण है। सदन के बाहर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वाकई में उस परिवार को सैल्यूट करना चाहिए। सीएम ने कहा कि मैंने बच्ची के माता पिता और चिकित्सक से भी बात की है और मैं केरल सरकार के पहल की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने उस बच्ची को राजकीय सम्मान दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री पिन्नारई विजयन की भी सराहना की, जिन्होंने बच्ची के अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान देकर इस नेक कार्य को और ऊंचाई दी है। उन्होंने कहा कि आज शरीर का अंग खराब होने से लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाती है। ये एक ऐसा विचार या सोच है जो मानवता के लिए बड़ा सबब है, इसलिए मैंने सोचा है कि इसे आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री के द्वारा अंगदान नीति बनाए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि केरल की बच्ची और उसके परिवार की जितनी सराहना की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि वो परिवार रोल मॉडल हमारे राज्य के लिए बन सकते हैं और अंगदान को लेकर राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 10 वर्ष की बच्ची ने अंगदान किया है और उनके माँ बाप ने जो पहल की है वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। राज्य में जल्द ही इससे संबंधित नीति बनाई जाएगी। सदन में बोली नीरा यादव, आय जाति व आवासीय बनाने के लिए कैंप लगाएं ताकि लोगों को भटकना न पड़े। कोडरमा विधायक नीरा यादव ने विधानसभा में दाखिल खारिज और आय जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये समस्या पूरे राज्य में आम है। भूमि का निबंधन कराने के बाद भी लोगों को दाखिल खारिज करवाने और प्रमाण पत्र बनाने में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने बताया कि दाखिल खारिज का निष्पादन 30 दिनों के भीतर और आय प्रमाण पत्र 15 दिनों के भीतर करने की बात कही गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सभी काम समय पर हो रहे हैं तो लोग शिकायत लेकर कैसे आ रहे हैं। नीरा यादव ने सुझाव दिया कि दाखिल खारिज की तरह ही आय जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी नियमित कैंप आयोजित किए जाएं ताकि बच्चों और नागरिकों को बार बार भटकना न पड़े। इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सरकार सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए कटिबद्ध है। राज्य सेवा गारंटी कानून 2011 से लागू है और सभी अंचल कार्यालयों में कार्यों के निष्पादन के लिए समय सीमा तय है।
यदि किसी विशेष स्थान पर आय, जाति या आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई आ रही है तो शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर पलामू में 9 लोगों को किया गया जिला बदर, 69 हथियार लाइसेंस धारकों पर दर्ज है मुकदमा। निकाय चुनाव को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। निकाय चुनाव से 72 घंटे पहले 9 लोगों को जिला बदर कर दिया गया है। पुलिस ने जिला बदर किए गए लोगों को नोटिस जारी कर रामनवमी तक जिला छोड़ने का निर्देश दिया है। पलामू पुलिस ने निकाय चुनाव को लेकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की सूची तैयार की है और उनके जिला बदर करने का प्रस्ताव तैयार किया है। पलामू पुलिस के प्रस्ताव के आधार पर जिला प्रशासन ने 9 लोगों को जिला बदर का आदेश दिया है। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए 9 लोगों को जिला बदर किया गया है। सभी रामनवमी तक जिले से बाहर रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। निकाय चुनाव के लिए पर्याप्त बल की तैनाती की गई है। पलामू पुलिस निकाय चुनाव के सिलसिले में हथियारों का वेरिफिकेशन भी कर रही थी। इस सत्यापन के दौरान 69 लोगों के खिलाफ अलग अलग मामलों में मुकदमे दर्ज पाए गए। जिन लोगों पर मुकदमे हैं उनके हथियार थाने में जमा कराए जा रहे हैं। पलामू में कई लोग जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उन्हें अपने हथियार थाने में जमा कर देना है। पलामू में लगभग 1200 हथियार लाइसेंस धारक है। कुछ लोगों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने हथियार को विमुक्त करने का आग्रह किया है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी की गिरफ्तारी के बाद देर रात रिहाई। झारखंड के हजारीबाग जिले में बीते गुरुवार 19 फरवरी की शाम पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी की गिरफ्तारी हुई थी। जानकारी के मुताबिक कल रात उन दोनों को पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें थाने ले जाया गया था। वहीं देर रात तक पूछताछ और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दोनों को औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने पर रिहा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों नेता एनटीपीसी कोयला परियोजना से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान मौके पर मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। वहीं समर्थकों ने इसे आंदोलन को दबाने की कोशिश बताया है। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की गई है। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।